उत्तर प्रदेश के सीवान जिले में बसा एक छोटा सा गांव था, दोस्तपुर। यहाँ की गलियां कच्ची थीं, पर रिश्ते पक्के। मिट्टी के घरों से जब सुबह धुएं की रेखा उठती थी, तब लगता था मानो कोई प्राचीन अपनी वेदी से आहुति दे रहा हो। दोस्तपुर के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, विशाल, साक्षी और शांत। उसी के नीचे बैठकर हरिराम अक्सर अपनी छड़ी टिकाए जीवन के पुराने पन्ने पलटते रहे थे। तभी दौड़ती हुई छुटकी आती है और बोलती है, बाबा, माई कह रही है कि दवा खा लो, नहीं तो फिर खांसी पूरी रात तंग करेगी। छुटकी, तू बड़ी हो गई है, अब तू मुझ पर भी हुक्म चलाने लगी है। यही कहते हुए हरिराम घर आ जाते हैं। हरिराम और सरस्वती के 2 संतानें थीं, चंपा और गुड्डू। चंपा बड़ी बेटी 32 वर्ष की थी। उसकी शादी पास के गांव धनछुहा में हुई थी। ससुराल में कुछ दिक्कतें थीं, लेकिन चंपा जब तब मायके आ जाती और माँ बाप की सेवा में लग जाती। तभी चंपा आ जाती है और कहती है, माई, बाबूजी, इस बार मैं कुछ दिन रुकूंगी और आप लोगों की सेवा करूंगी। मेरा मन नहीं लगता आप लोगों के बिना। चंपा अपनी माँ से बात कर ही रही होती है, तभी बाहर से डाकिया की आवाज आती है। माई, लखनऊ से चिट्ठी आई है। किसका खत था और तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ, कोई बात है क्या? तब सरस्वती बोलती है, गुड्डू का खत उसने लिखा है कि मैं अब शहर में ही रहूंगा, घर वापस नहीं आऊंगा। गांव में चाय की दुकान पर लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हरिराम राम का लड़का अपने माँ बाप को हमेशा के लिए छोड़कर शहर में ही रहेगा। गुड्डू ने तो माँ बाप को भुला ही दिया। तभी हरिराम बोलते हैं कि शंकर भाई, बच्चे अपने कहाँ होते हैं, जैसे पेड़ की छाया भी एक दिन साथ छोड़ जाती है। अगले दिन घर का नौकर रामू चंपा के पास आकर बोलता है, चंपा दीदी, एक बात कहूँ? हाँ रामू भैया, कहिए, क्या बात है? आप बहुत दुखी लग रहे हो। आपके बिना ये घर बहुत सूना लगता है। कुछ सूना हमेशा के लिए सूना रह जाता है रामू भैया। हरिराम रात को बिस्तर पर लेटकर यही सोचते हैं कि पेड़ की सबसे सुंदर छांव वही होती है जो उसकी अपनी जड़ को छोड़कर न जाए। हरिराम सोचते हैं कि जिन बच्चों के लिए मैंने पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, आज वही बेटा कहता है कि बाबूजी, मैं गांव नहीं आ सकता और ना। हरिराम जी, कुछ तो खा लीजिए, रात से यूं भूखे मत रहिए। दवा भी नहीं ली आपने। अब भूख कहाँ बची है सरस्वती, अब तो बस एक आस बची है, गुड्डू को एक बार देखने की। गुड्डू ने हमारा घर छोड़ा, पर रामू ने तो कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। वो तो आपके सांसों से भी पहले आपके पास पहुंचता है। जानता हूँ, लेकिन क्या करें सरस्वती, खून की पुकार दिल से जाती नहीं। दूसरी तरफ था रामू, जो घर का नौकर था लेकिन दिन रात मेहनत से खेतों में काम करता था। हरिराम और सरस्वती को ही माँ और पिता मानता था। एक दिन रामू सरस्वती के पास आकर बोलता है, माए, एक बात कहूँ? बोल बेटा, तू तो कब से कुछ कहता ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ बाबूजी के खेत में नई फसल लगाऊं, गन्ना और गेहूं दोनों। ये जमीन बाबूजी की है, उनकी सांसों की तरह जिंदा। अब इसे मैं सींचूंगा। बेटा, तेरी मेहनत ही इस घर का भविष्य है। गुड्डू हम लोगों को छोड़ चला गया, पर तुम हमारे पास ही रहे और उसी में हमारे प्राण बचे हैं। रामू भैया, क्या लगता है तुम्हें, मैं क्यों नहीं जाती अपने ससुराल? क्योंकि तुम्हारा ससुराल वहां नहीं, यही है। ये घर, ये लोग, बाबूजी, यही तुम्हारा परिवार है। रामू भैया, तुमने कभी शादी क्यों नहीं की? क्योंकि कुछ रिश्ते होते हैं जो नाम नहीं चाहते, सिर्फ साथ चाहते हैं। गांव की चौपाल पर पंचायत बुलाई जाती है। सरपंच शंकर कुछ ग्रामवासियों से और हरिराम जी से चर्चा करते हैं कि हरिराम की जमीन किसकी होगी, गुड्डू के नाम पर, रामू की नाम पर। कुछ लोग आपस में बात करते हैं कि गुड्डू तो घर का नौकर है, उसको जमीन और जायदाद कैसे मिल सकती है। हरिराम भैया, सब कह रहे हैं कि आपके पास अब कोई वारिस नहीं है, जमीन का नाम किसके कर दें? जिसने मेरे साथ जीवन बिताया, खेत जोते, दुख सुख बांटे, वही मेरा वारिस है, रामू। हरिराम जी की मर्जी अंतिम है, पंचायत फैसला देती है, रामू अब आपके खेत का उत्तराधिकारी होगा। कुछ दिनों के बाद गुड्डू शूट बूट में अपने घर आता। हरिराम जी की तबीयत पहले से बहुत खराब हो गई है। गुड्डू हरिराम के पास आकर बोलता है कि बाबूजी मैं आ गए, बाबूजी मैं आ गया।
आपका बेटा गुड्डू। हरिराम आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि धुंधली है। हरिराम बोलते हैं, बेटा, मेरा बेटा तो तभी मर गया था जब उसने चिट्ठी में लिखा था, मेरी जिंदगी में दखल मत दो। गुड्डू स्तब्ध रह जाता है। सरस्वती चुपचाप आंसू पोंछती हैं। सरस्वती कहती है, बेटा, ये घर अब सिर्फ खून से नहीं, भावनाओं से चलता है। गुड्डू माँ बाबूजी से माफी मांगने लगता है। गुड्डू रामू के घर आकर गुस्से में बोलता है, क्यों रे रामू, अब बाप का वारिस तू बनेगा? तू तो नौकर था ना हमारे घर का। रामू बोलता, मैं नौकर था, हूँ, पर घर का नौकर। इस घर के प्यार का कर्ज चुकाता हूँ, मालिक बनने नहीं आया। तब बोलता है, कर्ज? तू क्या समझेगा रिश्तों की बारीकी? तेरे जैसे लोगों को जमीन मिल जाए तो भगवान भी बन बैठते हैं। रामू का चेहरा थोड़ी देर के लिए बुझ जाता है, पर चंपा बीच में आ जाती है और बोलती है, भैया, जो प्यार से बंधन हो वो जमीन से मोह नहीं करता। रामू भैया ने तुम्हारे बाबूजी को नहीं छोड़ा, तुमने छोड़ा। हरिराम का अब अंतिम समय आ गया है। हरिराम बोलते हैं, रामू बेटा, एक वादा कर, जब मैं न रहूं तो इस खेतों में मेरी राख बहा देना, जहां मेरी जवानी, मेरा संघर्ष और मेरा वजूद रहा है। रामू बोलता है, बाबूजी आप यूं बातें मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, मैं दवा लाता हूँ। हरिराम बोलते हैं, अब दवा नहीं, दुआ चाहिए बेटा, और दुआ भी तब मिलती है जब मन सच्चा हो, और मैंने वो तेरे रूप में पाया। हरिराम अब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। राम, सरस्वती, सब लोग रोने लगते हैं। हरिराम की मौत से सारा गांव दुखी होता है। लोग ये कहते हैं कि रामू ने जितनी हरिराम की सेवा की उतना सेवा किसी ने नहीं की। सच्चे मायने में रामू ही उनकी औलाद था। गुड्डू भावुक होकर बोलता है, रामू, ये जमीन अब तेरी है और तू मेरा बड़ा भाई। रामू पहले इनकार करना चाहता है, पर सरस्वती का हाथ उसके कंधे पर आता है। सरस्वती बोलती है, बेटा, इस घर में अब बंटवारा नहीं, बस समर्पण होगा। यही बाबूजी की अंतिम शिक्षा थी, और अब तुम दोनों भाइयों को मिलकर अपने बाबूजी के सपने को साकार करना है। तुम्हारे बाबूजी चाहे जिस दुनिया में होंगे, वो तुम दोनों को देख रहे हैं। अपने बाबूजी के संस्कार को कभी मत भूलना। आज की कहानी में हमने सीखा कि जीवन में सुख दुख का चक्र होता है। जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। बस जरूरत होती है हमें धैर्य की, और मां बाप की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अगर इंसान सच्चा हो, ईमानदार हो, तो हर समस्या का समाधान जरूर हो जाता है, और जो अपने मां बाप की सेवा करते हैं उसको आशीर्वाद जरूर मिलता है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।